हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पेडागोजी पार्ट 2। एक कंप्लीट रिवीजन मैंने पार्ट 1 दे दिया है। जो भी टॉपिक अब हमारे रहते हैं आज उसमें मैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या टॉपिक रहते हैं। जो भी आज जितने भी टॉपिक रहते हैं, मान लीजिए ज़्यादा नहीं रहते हैं बिल्कुल, मतलब आपकी 1 घंटे के लगभग ही क्लास बनेगी। ठीक है, अगर आपने इन दोनों ही क्लासेस का रिवीजन भी ले लिया ना तो आपका बेस्ट रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन की अवस्थाएं कौन सी होती? मानव जीवन के विकास की अवस्थाएं, देखिए शारीरिक विकास होता है एक, ठीक है ना। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब कौन सी अवस्था में कौन सा विकास होता है। देखिएगा, शरीर के अंगों का विकास 4 स्टेज में होता है। 0 से 2 साल सबसे तीव्र विकास होता है शारीरिक। ठीक है, 3 से 12 मतलब बाल्यावस्था में इसमें शारीरिक विकास मंद हो जाता है। देखिए, सबसे जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा एक तेजी से बढ़ता है। ठीक है ना, जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल छोटा होता है ना, और 2 साल में बच्चा इतना विकास कर जाता है कि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा हो जाता है 0 से 2 में। ठीक है, फिर आता है 3 से 12। 3 से 12 में एक बार देखिए बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, उसका विकास मंद हो जाता है। ठीक है ना, मतलब होता है लेकिन बहुत कम होता है। फिर 12 से 15 में फिर से तीव्र हो जाता है कि एकदम से बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, 15 से 18 में इसमें फिर से बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, हर लोग क्या कहता है, इनके अकॉर्डिंग शारीरिक विकास लयात्मक या रिथमिकल होता है। लयात्मक एक लय में होता है, बस ये यही कहना चाहता है। ठीक है, फिर आता है शारीरिक विकास, अंगों का परिवर्तन, बॉडी चेंज होती है। किस किस में चेंज होती है? मांसपेशियों में परिवर्तन होता है, क्रियात्मक गत्यात्मक परिवर्तन होता है, डायनेमिक डेवलपमेंट होता है, गामक डेवलपमेंट होता है और मोटर डेवलपमेंट होता है। ये क्या होते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियां 270 होती हैं। टोटल हमारे टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। स्थायी जो दांत होते हैं हमारे, स्थायी दांत 12 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और अकल की झाड़, कहते हैं ना कि अकल की दांत आ रही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके आते हुए, तो उसको बोलते हैं हम 4, वो हमारी 4 आते हैं। ठीक है, प्रज्ञा, उसको हम प्रज्ञा दांत भी बोल सकते हैं, विजडम दांत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्फेंसी हार्ट बीट, जब बच्चे जो बिल्कुल शिशु की जो हार्ट बीट होती है, देखो आप देखोगे कि छोटे बच्चे की धड़कन बहुत तेज़ी से चलती है, तो होती है 140। ठीक है, चाइल्डहुड आपकी बाल्यावस्था में बच्चे की जो हार्ट बीट होती है 120 और 100 के बीच में होती है। ठीक है, और अडल्ट की जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हार्ट बीट कम होने लग जाती है, मतलब आके 72 पे रुक जाती है। ठीक है, फिर आता है बच्चे के सिर का वेट कितना होता है। बच्चे के सिर का वेट 350 ग्राम होता है। बड़ों का सिर का वेट होता है 1260 ग्राम। ठीक है, बच्चे का जो सिर का वेट होता है ना वो होता है 350 ग्राम, और जो बड़े होते हैं जैसे हम हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के होते हैं, उसको 1260 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, गामक विकास क्या होता है, क्रियात्मक विकास क्या होता है। एक होता है स्थूल गत्यात्मक, एक होता है सूक्ष्म गत्यात्मक। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस में क्या होगा, इसमें जो गतिविधि होती है वे तेजी से गति करते हैं। इसमें पूरा शरीर मूवमेंट करता है, जैसे डांस करना, दौड़ करना, पैदल चलना, किसी के जोर से थप्पड़ मारना। ठीक है, उसमें पूरा शरीर लगता है। ठीक है ना, खेलना कूदना, घुटने के बल चलना, जंपिंग करना, गेंद फेंकना, गेंद कैच करना, तो ये सब क्या है आपका ग्रोस मोटर स्किल है। फिर आता है फाइन मोटर स्किल, इसमें शरीर का थोड़ा सा हिस्सा मूवमेंट करता है, जैसे लिखना, ड्राइंग करना, कटिंग करना, बालों में कंघी करना, पढ़ना, टीवी देखना, ये सब क्या है आपका फाइन मोटर स्किल। फिर आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट क्या है। समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? देखिए, मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें स्टार्टिंग में मैंने समाजीकरण करवाया था, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी सेटिंग की वजह से ना ये वाला टॉपिक थोड़ा स्किप हो, मतलब वॉइस अच्छी आ रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर से करा देते हैं। समाजीकरण क्या है हमारा, समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? समाजीकरण की प्रथम इकाई क्या होती है? परिवार होती है। पहली इकाई क्या होती है समाजीकरण की? परिवार होती है। जब बच्चा जन्म लेता है परिवार से ही कनेक्ट में आता है, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं ना। हर लोग कहते हैं समाजीकरण, सामाजिक विकास से सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आती है। जैसे जैसे हम समाज से जुड़ते हैं वैसे वैसे हमारे संबंध भी क्या हो जाते हैं? मैच्योर होते चले जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सोशल डेवलपमेंट होता है, कितने टाइप का है?
प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण, जो जो हमारे घर के मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, जो घर पे बंदे होते हैं ना वो होते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन में। फिर आता है द्वितीय समाजीकरण, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, पड़ोसियों को जानता है, दोस्तों को जानने लग जाता है, ठीक है, स्कूल जाने लग जाता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका द्वितीय समाजीकरण। ठीक है, स्कूल जाता है, मीडिया, कॉलेज, टीवी देखना ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर आता है प्रत्याशात्मक समाजीकरण, मतलब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, जब किसी विशेष ग्रुप को देखकर आपके विचार बदल जाएं, जैसे किसी विशेष इंस्टीट्यूट में पढ़कर आपके विचार बदल जाएं, ऐसा देखिए ये क्या एंटीसिपेटरी क्या कहता है कि कोई भी मान लीजिए हमारी लाइफ में हम फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करते हैं, ठीक है, विचार बदलना क्या होता है, हम आज जो है और हमारे विचार बदल रहा है कि हमें ये बनना है, तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मतलब आज हम अपने फ्यूचर को बदलने के लिए जो प्लानिंग हम कर रहे हैं ना वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है। ठीक है, फिर आता है पुनः समाजीकरण, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग हम रह जाते हैं, वहाँ के समाज के साथ घुल मिल जाते हैं और नया समाज बना लेते हैं। एक तो यही है। एक दूसरा मैंने बताया था कि मान लीजिए कि किसी इंसान को लोगों के द्वारा त्याग दिया जाता है, मतलब किसी ने ऐसा काम कर दिया जाता है कि कोई लोग उसको मानते ही नहीं है, कि जैसे गुंडागर्दी हो गई, डाकू लोग हुए, इनको लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वही लोग अगर मान लीजिए सुधर जाते हैं, समाज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो समाज कहता है कि चल तेरी गलतियों को माफ़ करते हैं और आजा हमारे साथ रिसोशलाइजेशन में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं समाज की सक्रिय इकाई कौन सी नहीं है, तो सक्रिय इकाई देखो फैमिली हमारी सक्रिय इकाई है बिल्कुल। क्लब, प्लेग्राउंड, देखिए क्लब क्या है, इसमें भी लोग होते हैं, इसमें भी प्लेग्राउंड। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी में हम किताबों के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी स्थायी सोशलाइजेशन नहीं है, किताबें हमारी चेंज होती रहती है, राइट। तो ये फैमिली स्थायी है, प्लेग्राउंड, क्लब ये हमारे स्थायी हैं, लेकिन ये समाज की सक्रिय इकाई नहीं है लाइब्रेरी। ठीक है, फिर आता है स्विंगात्मक विकास। स्विंगात्मक विकास क्या होता है स्विंगात्मक पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगी, एक मिनट को। देखिए संवेग क्या होंगे, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि संवेग से एक अलग से ही आपका मेंशन कर रखा है कि ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भावना की एक जटिल स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जो विचार और व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, संवेग कहेंगे। एक ऐसी मतलब हमारे इमोशंस क्या होते हैं, जैसे हमें गुस्सा आना, प्यार आना, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं कभी कभी, हम बहुत ज़्यादा मतलब कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, ये क्या है, हमारे इमोशंस है। तो भावना की एक ऐसी जटिल स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप देखिए गुस्सा होंगे तो हमारे शरीर के ऊपर फर्क पड़ेगा, मनोवैज्ञानिकली भी हमें फर्क पड़ेगा, मतलब मानसिक रूप से भी, तो वो विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, गुस्से में होंगे तो हमारे विचार अलग होंगे, खुश होंगे तो अलग होंगे, तो व्यवहार और विचार जो है दोनों को प्रभावित करता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, देखिए संवेग में भावना, चिंतन, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता, शारीरिक परिवर्तन और चेहरे के भाव जैसे व्यवहार में शामिल होते हैं। गुस्से में होते हैं तो हमारा चेहरा एक अलग अजीब किस्म का होता है ना, और प्यार से होते हैं हम, शांत होते हैं तो एक अलग भाव में आते हैं, तो हमारे चेहरे के हाव भाव भी चेंज हो जाते हैं। इमोशन शब्द लैटिन शब्द इमोवर से बना है, इसका अर्थ है उत्तेजित करना। ठीक है, संवेग क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। संवेग स्थायी नहीं होते, ये बदलते रहते हैं। हर टाइम हम गुस्सा में नहीं रह सकते, हर टाइम शांत नहीं रह सकते, हर टाइम उतावले नहीं रह सकते, ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संवेग से शारीरिक हाव भाव में परिवर्तन आता है। संवेग की गति तीव्र होती है, एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा को प्रदर्शित करते हैं। संवेग जैसे वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं, ये याद रखना कि वाटसन के अनुसार 3 होते हैं। कौन से भय, क्रोध और शनि। भय, क्रोध और शनि 3 होते हैं, किसके अनुसार, वाटसन के अनुसार। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। संवेग जागृत तो अचानक हो जाते हैं, लेकिन शांत जो है वो धीरे धीरे होते हैं, कि गुस्सा जो है एकदम से आ जाता है ना, तो लेकिन वो शांति, जो गुस्से की शांति है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, गुस्सा, ठीक है ना, हमारे संवेग डिफरेंट होते हैं, जो आते हैं संवेग वो अचानक से आ जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे शांत होते हैं, ये याद रखना है। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं बुद्धि में कमी आने लग जाती है। देखिए गुस्से में इंसान कभी बुद्धि से कम नहीं लेगा,
ठीक है ना। तो अपने बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहते हैं ना कि खुशी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और गुस्से में कभी किसी को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है। संवेग के प्रकार देखिए, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। जैसे सकारात्मक जैसे खुश हो गया, हर्ष हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रुचि, जिज्ञासा, उत्तेजना, लव, कंटेंटमेंट और ग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता की भावना हमारे अंदर आती है। कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम क्यूरियसिटी हमारे अंदर आती है ना, कभी एक्साइटमेंट दिखाते हैं। तो ये सब क्या है आपके पॉजिटिव इमोशंस। नेगेटिव कौन से है, उदासी हो गई, एंगर हो गया, फियर हो गया, लोनलीनेस हो गया, जीलियस हो गया। मतलब ये सब क्या है, उदासी, क्रोध, भय, अकेलापन, ईर्ष्या, अस्वीकृति, आत्म आलोचना, खुद की ही हम क्रिटिसिज्म कर ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी घर पे कुछ भी गलत हुआ समाज में, मतलब घर पे ही लगा लो, तो सब अपने कभी कभी अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ, ये सब में, ये क्या है, कोई ऐसे लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। अस्वीकृति, कुछ लोग सोचते हैं कि समाज ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। अपने आप से ही शिकायत से भरे रहते हैं, अकेलेपन का शिकार होते रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। ये सब क्या है, नेगेटिव संवेग होते हैं। ठीक है। फिर आपके घटक कौन से संवेग के घटक हैं आपके, सब्जेक्टिव फीलिंग्स, व्यक्तिपरक भावनाएं, खुद की भावनाएं हो सकती हैं, संवेगात्मक व्यक्तित्व और व्यक्तिव्यंजक व्यवहार हो सकता है, मतलब इमोशन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। आपके आप इमोशनल को एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर आपके किसी ने एक्सप्रेसिव व्यवहार जो होता है वो भी आपका क्या है, संवेग के घटक में आता है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं और सचेत अनुभव होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं संवेगात्मक बुद्धि कौन सी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को देखने, नियंत्रण करने और मूल्यांकन करने की क्षमता को संदर्भित करती है। ये पीटर सालोवी और जॉन डी मेयर ने 1990 में संवेगात्मक बुद्धि का परिचय दिया था। लेकिन 1990 में जो है पीटर सालोवी और जॉन डी मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि का परिचय दिया था। सबसे पहले बातचीत तो इन दोनों ने की थी, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि किसकी प्रसिद्ध हुई थी, गोलमेल डैनियल की। ठीक है। देखो ये आ गया है, प्रसिद्ध किसकी हुई थी, संवेगात्मक बुद्धि के मनोवैज्ञानिक कौन थे, डैनियल गोलमेल। तो डैनियल गोलमेन ने संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने के लिए 5 तत्व दिए। किस लिए ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। जॉन डेवी और पीटर सोलेवी की प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन बातचीत उन्होंने ही की थी शुरू में, लेकिन डैनियल गोलमेल की ये प्रसिद्ध हो गई। उसने 5 बातें बताई। कौन सी बातें बताई, आत्म जागरूकता, खुद, आत्म प्रबंधन और अभिप्रेरणा। अंतरा व्यक्तिगत, स्वयं से संबंधित होती है, स्वयं से रिलेटेड होती है। ठीक है ना। इंट्रा पर्सनल जहाँ आ जाए ना, वहाँ खुद से रिलेटेड होता है। खुद को जागरूक करें, खुद का प्रबंधन करें, रेगुलेशंस करें कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ पे हमारी कमी रही है, मोटिवेट करते रहें खुद को। तो ये क्या है, स्वयं से संबंधित। फिर आता है इंट्रापर्सनल, दूसरों को हम प्रानुभूति, दूसरों को सिंपैथी दिखा सकते हैं हम। सामाजिक कौशल और समाज के प्रति जो कौशल होते हैं, समाज के जो सोशल स्किल्स हैं वो किस में आ जाते हैं आपके, जैसे दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों का भला करते हैं कुछ लोग, तो वो क्या आ जाएगा, सामाजिक कौशल में आ जाएगा। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि के 3 मॉडल दिए। कौन से, क्षमता मॉडल, मिश्रित मॉडल और विशेषता मॉडल। कितने दिए हैं, क्षमता मॉडल, मिश्रित मॉडल और विशेषता मॉडल। किसने दिए थे, डैनियल गोलमेल ने। ओके। फिर आता है समायोजन। संवेगात्मक समायोजन क्या है आपका, जिसको व्यक्तिगत समायोजन और मनोवैज्ञानिक समायोजन भी कहा जा सकता है। देखिए, अगर हम स्वयंगों के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर जाए तो हम खुद समायोजन करेंगे, है ना। वे मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक रूप से भी हम समायोजन करेंगे। ठीक है। संवेगात्मक समायोजक आंतरिक और बाहरी तनाव की स्थिति में संवेगात्मक संतुलन को बनाए रखना। कहते हैं ना कि ज़्यादा आपको कंट्रोल रखना है। ठीक है ना। तो ये क्या है, संवेगों के ऊपर समायोजन करना, मतलब खुद के ऊपर और बाहर से जो तनाव आते हैं दुनियादारी से, हम दुनिया में रहने वाले इंसान प्राणी हैं, तो दुनिया से भी हमें तनाव मिलता है। बाहर के लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, अच्छा बुरा सब इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो भारी तनाव की स्थिति का जो संतुलन बना लेते हैं, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसका ऊपर हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अगर कंट्रोल कर जाते हैं तो वो संतुलन होता है। ठीक है। यह स्वीकृति और अनुकूलन की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा सुगम किया जा सकता है। ठीक है। ये स्वीकृति और अनुकूलन, हाँ स्वीकृति मतलब हम
संज्ञानात्मक क्या होता है कि हम अगर सोच समझ के कुछ चीज़ें हम स्वीकार कर लें, कुछ अडेप्ट कर लें, ठीक है ना? उस अनुकूलित हो जाए, उसके अनुसार हम ढल जाए मतलब, तो हम इनको सबके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क संरचना, हार्मोन, स्विंगात्मक समायोजन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? हम जैसे देखो, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं अपने, कि उसके कभी गुस्सा आएगा, कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती है, मतलब इसके क्या है, उस टाइम पे इंसान को उसके मतलब उसके प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही नहीं जानती कि ये ऐसा क्यों। कई बार एक इतनी शांत रहने वाली लेडी और प्रेगनेंसी के दौरान इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, गुस्सैल हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, वो क्या होती है, उसके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, ठीक है? तो स्विंगात्मक समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभा? हमारी तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क संरचना और हार्मोन। अगर हार्मोन हमारे बैलेंस में नहीं है, तब भी हमारे मूड स्विंग्स करते रहते हैं, ठीक है? फिर बात करते हैं संवेगों के सिद्धांत। संवेगों के 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है सिद्धांतों को: शारीरिक सिद्धांत, न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। शारीरिक में क्या जाता है, यह सुझाव देता है कि शरीर के भीतर प्रक्रिया संवेगों के लिए उत्तरदायी है। हमारे जो अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो क्या है, संवेगों को के लिए उत्तरदायी है। न्यूरोलॉजिकल सिद्धांत क्या है, यह प्रस्तावित करता है कि मस्तिष्क के भीतर हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये न्यूरोलॉजिकल होता है, ठीक है? फिर आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या है, यह तर्क देता है कि विचार और अन्य मानसिक गतिविधि संवेग को बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभा रही है, कि हमारे जो विचार हैं और मन जो मानसिक स्थिति है, वही हमारे, देखिए हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा निगेटिव सोचते रहें या पॉजिटिव सोचते रहे, तो हमारे अंदर ही अंदर हम अपने विचार बना लेते हैं, और उन विचारों को और हमारे सोचने के तरीके से उसके प्रति, सामने वाले के प्रति हमारे वैसे ही संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम जो पास्ट में उन्होंने हमारे साथ किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसके बारे में सोच सोच के गुस्सा आता रहता है ना? ये एक पर्सनल या फील करके देखो, कई बार आता है, ऐसा होता है, हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसा होता है हमारे साथ। तो क्या करते हैं, कई बार गुस्सा आता है, कई बार हम अपने आप ही खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, हमारे विचार और हमारे मानसिक स्थिति की गतिविधि जो है ना, वो संवेगों की प्रतिक्रिया की ओर लेके जाती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है? संवेग का विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। बस इसको याद रख लो, ठीक है? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में दिया था, तो मुझे लगा कि इसको डिटेल में करा दें। ये ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना इसको, बस ये क्या करना है, संवेग का विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है? संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स लैंग सिद्धांत विलियम जेम्स ने दिया था। तो जेम्स से समझ में आ गया, विलियम जेम्स। संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया था? विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने दिया था, ठीक है? फिर आता है संवेग का कैनन बोर्ड सिद्धांत किसने दिया था? वाटर कैनन और फिलिप बोर्ड ने कैनन बोर्ड सिद्धांत दिया था, ठीक है? स्क्रैचर सिद्धांत किसने दिया था? सिंगर सिद्धांत। स्क्रैचर सिंगर सिद्धांत संवेगों के 2 कारक के रूप में, ये बस नाम याद रखने की सिद्धांत होते हैं, ठीक है? स्क्रैचर और सिंगर सिद्धांत भी होता है, ठीक है? फिर आता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। हम ये लॉजर सिद्धांत के, इस संवेग का लार्जर मतलब सबसे बड़ी थ्योरी है। इसका हम मेंटली ये देखेंगे कि इंसान क्या सोचता है, क्या विचार कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारे संवेग आ रहे हैं। संवेग का फेशियल फीडबैक सिद्धांत भी होता है। फेशियल फीडबैक सिद्धांत क्लियर? देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। निर्देशन क्या होता है और मार्गदर्शन, काउंसलिंग क्या होती है? एक होती गाइडेंस होती है, एक होती काउंसलिंग। गाइडेंस को निर्देशन बोलते हैं और काउंसलिंग को मार्गदर्शन बोलते हैं, ठीक है? निर्देशन, जो गाइडेंस होती है ना, ये हम सबको दे सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ, पढ़ लो बच्चों, एग्जाम आ रहा है, पास हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी, ये क्या है? गाइडेंस है, ठीक है? मार्गदर्शन क्या है? यह एक एक पर्सनल बंदे को दी जाती है, जिसकी कोई एक पर्सनल समस्या होती है, जैसे कोई मेंटली टॉर्चर हो रहा है, पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है। आजकल काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको क्या होती है? काउंसलिंग की समस्या होती है। ये एक समस्या उन्मुख होती है, उनकी एक समस्या होती है, उनको एक बंदे के सामने उनको बैठा दिया जाता है, जो मतलब जो काउंसलर होते हैं, उसको सारी बातें बता दी जाती हैं,
फिर वो गोपनीय रूप से, गोपनीय मतलब उसी को पता होता है कि उसकी समस्या क्या है, हम मतलब खुल के अपनी बातों को उसके सामने रख सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। आजकल क्या होता है कि परिवार से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो परिवार को तो सारी बातें बता नहीं सकते। जब तक अंदर से स्ट्रेस बाहर नहीं निकलेगा तब तक इंसान हल्का फील नहीं करेगा, ठीक है ना। तो काउंसलर को क्या करते हैं कि अनजान होता है, अनजान होता है तो हम सब सारी बात, आज का ज़माना पता क्या है, अनजान लोगों को सब कुछ बता देते हैं लेकिन घर वालों को कुछ नहीं बताते। ये सबसे गलत बात होती है यूथ जनरेशन की, और यहीं पर मार खा के जाते हैं। घर वाले एक बार डांट लगा के छोड़ देंगे, समझाएंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन बाहर वाले आपका क्या करते हैं वो तो आपको पता ही है। व्यक्तिगत और सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित होती है। आमने सामने का संबंध होना जरूरी है, मतलब जब हम आमने सामने बैठेंगे तभी आपकी समस्याओं को हमें पता चलेगा और हम आपको काउंसलिंग दे सकते हैं। निर्देशन क्या होता है भैया, हम क्लास में दे सकते हैं, हम सबको बैठा के भी दे सकते हैं, हम सभी बच्चों को भी आमने सामने हो, जरूरी नहीं अब आप मेरे सामने थोड़ी हो, नहीं हो ना। अब मैं कहूँगी पढ़ लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, अच्छी अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा करो, अपने आप को सुधारने में जितना टाइम दोगे ना उतना सही है। दुनियादारी से दूर रहो, कौन क्या कहता है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, गाइडेंस है। गाइडेंस में सामने हो ये ज़रूरी नहीं है, और काउंसलिंग में सामने होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस इतना ही छोटा था, बस बताना मुझे लगा कि बता देना चाहिए। फिर आता है डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, विकार। विकार किस प्रकार के होते हैं, एक होता है पठन विकार, एक लेखन विकार, वाचन विकार, गणित संबंधी विकार और विकासात्मक विकार। देखिए क्या है संबंधित अधिगम संबंधी विकार हमारे कौन से हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, है ना। तो ये सब क्या है, अधिगम संबंधी ऐसी सूचना, अधिगम असक्ता एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त और संबंधित कार्य की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए लेक्सिया जहाँ आ जाए ना वो अधिगम संबंधी है। लेक्सिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया जहाँ आ जाए क्या आ जाएगा आपका, पठन संबंधी, ये अधिगम संबंधी, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें बी को डी, डी को मतलब उल्टा पुल्टा दिखता है, 6 को 9, 9 को 6, एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम, ये सब का, ठीक है। यहाँ पे एन स्थिरता होती है। ये किसने दिया था, रूडोल्फ बलरिन द्वारा 1887 में सबसे पहले खोजा गया था। इसमें अलेक्सिया क्या होता है, अलेक्सिया पढ़ने में आंशिक और पूर्ण अक्षमता होती है, इसमें शब्द अंधता होती है, ठीक है। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है कि आपके जो शब्द हैं छोटे बड़े दिखाई देंगे, उछलते हुए दिखाई देंगे, हाइपर होते रहेंगे। हाइपर इंसान क्या होता है, जब गुस्से में होते हैं तो हम उछलते ही है ना, कभी इधर चले कभी उधर चले, है ना, तो हाइपरलेक्सिया हो जाएगा। लेक्सिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, ठीक है। ये किससे संबंधित है, अधिगम संबंधित। फिर आता है आपका लेखन संबंधी। ग्राफिया जहाँ आ जाए ना वो क्या हो जाएगा, लेखन संबंधी। डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया और एप्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या हो जाएगा, यह है लिखते समय, ये तो हम बार बार मिटाएंगे। डिस्ग्राफिया गलत, हम अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। पेपर पोस्टिंग राइटिंग जो होता है, मतलब उसमें हम अच्छे से हमारे हाथ को हम अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे, लिखेंगे मिटा देंगे, लिखेंगे मिटा देंगे, मतलब हमें प्रॉब्लम होगी कि हम अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी। अब एग्रेफिया ये एक लिखन क्षमता है, इसमें बालक दूसरी भाषा को नहीं समझ पाएगा, नहीं लिख पाएगा, ठीक है। फिर डिस्प्रैक्सिया लिखने व चित्रांकन से कठिनाई महसूस है, जो चित्रों से मतलब आप पे पेंटिंग जो करोगे ना, ड्राइंग और पेंटिंग से संबंधी आपकी क्या होगी, ओवरलैप होती रहेगी, ठीक है। अप्रेक्ष्या क्या होता है, यह तंत्रिका तंत्र संबंधी है, ये इसको याद रख लेना भैया। अप्रेक्ष्या तंत्रिका तंत्र संबंधी, इसमें बालक हाथ व आंखों का समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, मतलब हम देखेंगे इधर, काम करेंगे उधर, तो ये क्या है, आंखों का और हाथ का समन्वय एक साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। गणित संबंधी क्या होती है, कैलकुलेशन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन संबंधी हमें प्रॉब्लम आएगी। इसका भी कुछ पार्ट है, देख लीजिए। डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल कैलकुलिया और ग्राफिकल कैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक संख्यात्मक अक्षमता है, इसमें गणना की कठिनाई होती है। फिर डिसकैलकुलिया मौखिक, हम मौखिक रूप से हम बोल नहीं पाएंगे, मूर्त व्यवहार नहीं कर पाएंगे हमारा। डिसकैलकुलिया मूर्त चीज़ों को कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैलकुलिया जहाँ आ जाए ना तो आप समझ जाना कि गणित संबंधी है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जाएगा, ठीक है। लेक्सिकल ग्राफिया था तो हम लिख नहीं पा रहे थे, लेक्सिकल कैलकुलिया है तो गणित के प्रतीकों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
ओके, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया हम लिख नहीं पाएंगे, और लेक्सिकल डिस्ग्राफिया हम पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे लेक्सिकल में, और ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया में हम लिख नहीं पाएंगे, प्रतीकों को, ग्राफों को हम अच्छे से बना नहीं पाएंगे, ठीक है। वाचन विकार, मौखिक विकार क्या होता है? अफेजिया जहाँ आ जाए, अफेजिया, डिफेजिया, डिसअर्थिया, ठीक है। अफेजिया भाषा संबंधी एक प्रकार है। डिसअफेजिया क्या है? यह बोलने संबंधी विकार है। बालक विचारों की अभिव्यक्तियों को हम, अभिव्यक्ति मतलब जो हमारे मन में है वो हम सामने किसी को बता नहीं पाते हैं, तो क्या आ जाए? डिस्फेजिया, बोल नहीं पाएंगे अच्छे से। डिसअर्थिया ये भाषण संबंधी, अच्छे से लय में हमारा भाषण नहीं आएगा, हम स्पीच नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर आता है विकासात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास संबंधी विकार क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? अलग होने की, मतलब इंसान किसी से अलग होता है तो उसको ये डिसऑर्डर लग जाता है। बुलिमिया नर्वोसा, ये मैंने बताया था डिटेल में कि बहुत ज़्यादा खा जाते, खाने के बाद लोग सोचते हैं कि यार हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, मतलब ये ज़्यादातर लड़कियों को होता है। एनोरेक्सिया क्या होता है? पहले से ही पतली हैं और फिर सोचती हैं कि कहीं हम, मतलब खाने की भूख को वो मार लेती है। फिर एसिडी पृथक्करण, हम क्या होता है, किसी से दूर होने की चिंता होती है, ये होता है सैड। और ADHD क्या होता है भैया? एक जटिल विकासात्मक समस्या है जिसमें सामाजिक संपर्क, भाषण और अशाब्दिक लगातार चुनौती आती रहती है। ऑटिज्म वाला बालक सबसे अलग रहता है, अकेला रहता है। ये ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, शायद मैंने बताया था। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? अकेला रहता है, सैड रहता है, दुनियादारी से कट ऑफ रहता है, दुनियादारी से संपर्क में नहीं आता है, भाषण मतलब बोल नहीं पाएगा, अशाब्दिक लगातार चुनौती बनी रहती है, मतलब वो चुप रहता है, ठीक है। ये होता है ऑटिज्म डिसऑर्डर, और 2 अप्रैल को ये ऑटिज्म डे बनाया जाता है। पृथक्करण, सैड क्या होता है कि बच्चा जो अपनी माँ से दूर होता है, तो ये क्या है? पृथक्करण, किसी से दूर होने की जो विकार आता है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? पृथक्करण चिंता विकार। क्लियर? तो ये थे आपके विकार। ओके, ADHD क्या होता है कि बच्चा शांत ही नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आजकल के छोटे बच्चों को देख लो तुम, सारे यही होते हैं। क्या है आपके? ADHD वाले बच्चों को ध्यान देने, आवेगी व्यवहारों को नियमित करने में परेशानी होती है। परिणाम क्या होगा? इसके बारे में सोचे बिना ही वो कार्य कर देते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे उनको लग जाएगी, कहीं पे उनको चोट आ सकती है, कि वो बस बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे ज़्यादा उतावले होते हैं, शांत नहीं बैठते। मुझे कुछ याद आ गया था कि मेरी सिस्टर का लड़का है, छोटा 4 साल का है, तो उसको वो, हम जब भी एग्जाम्पल लेते हैं ना ADHD का, तो वो इतना उतावला है, इतना चुलबुला है कि जैसे टीवी में देखते हैं ना कि रोबो बॉय क्या करते हैं कि जो कि कार्टून वगैरह देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं, बच्चे उनको ही देखेगा। तो वो क्या कर रहा है, एक बार कि बेड के ऊपर से ही क्या कर रहा है, रोबो बॉय बन रहा था, तो बेड से ऊपर से ही उड़ रहा था, उसको लगा कि चलो मैं उड़ जाऊंगा, तो उसको बिना सोचे समझे उसने ऐसी एक्टिविटी कर दी। तो क्या है? ADHD, ठीक है। कि बच्चे बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या है? ADHD। क्लियर? अब देखिए, एक्ट 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिया था 2016 में। उन्होंने उस टाइम पे 21 विकार माने हैं कि 21 विकार, इस अधिकार के अनुसार 21 विकार होते हैं। उसमें है अंधापन, कम दृष्टि, जो मतलब एक बिल्कुल ही अंधापन, दिखाई नहीं देता है, किसी कम दिखाई देता है। कुष्ठ रोग पीड़ित, सुनने संबंधी, लोकोमोटर क्या होता है कि जिसको लकवा वगैरह आ जाता है, चलन विकार, बोनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक विकार, ओटिज्म अभी मैंने बताया कि जो अकेले रहते हैं, सैड रहते हैं, चुप रहते हैं, दुनियादारी से कट ऑफ रहते हैं। फिर सेरिब्रेली पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्राफी, दीर्घकालीन तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, काठिन्य, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हिलोमिया जिनमें खून की बीमारी होती है, खून की कमी होती है, सिकल सेल रोग,
और बेहरा सहित कई विकलांगताएं हैं। टोटल कितनी है आपकी? 21 विकलांगताओं को रखा है किसमें? 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। अभी हम उनको विकलांग नहीं बोलेंगे, अभी उनको हम दिव्य लोग बोलेंगे, ठीक है, दिव्यांगजन बोलेंगे। क्लियर? तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि विकार थे, आपके इमोशंस थे। अब हम कुछ और मेन टॉपिक रह गए हैं, उनको कवर करेंगे। अभी देखिए, एक ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। ठीक है, ब्लूम का वर्गीकरण किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया था 2001 में। ब्लूम ने क्या दिया था? देखो, इन्होंने एजुकेशन के 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। क्या कि एजुकेशन में 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी हम अच्छी सी एजुकेशन सीख सकते हैं। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव बाय ब्लूम, इसने 3 हेड दिए, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफर्मेटिव। देखिए, हेड कॉग्निटिव, जो भी हम काम करते हैं, संज्ञानात्मक काम क्या होता है? सोचने विचारने का, जो सोच समझ के हम काम करते हैं वो हेड से करते हैं, हम दिमाग से करते हैं। गत्यात्मक और क्रियात्मक जो होता है वो हम हैंड से करते हैं। कोई भी काम होता है, जो एक्टिविटी हम करते हैं फिजिकली, वो साइकोमोटर मतलब हैंड से करते हैं। ठीक है, साइकोमोटर के 2 टाइप बताए थे हमने, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, है ना। फिर आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव भावनाएं और जो इमोशंस हमारे होते हैं वो किससे आते हैं? हार्ट से आते हैं। तो 3H किसने दिया था? आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी ने, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। इन्होंने दिया था कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफर्मेटिव, हेड, हैंड और हार्ट। ठीक है, इसमें ब्लूम के साथ और भी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी पे काम किया था, जो कि कौन थे? कॉग्निटिव, अलग अलग। कॉग्निटिव पे किसने किया? कि ब्लूम प्लस लोरेन ने किया। साइकोमोटर में अनीता हैरोल्ड ने किया और अफर्मेटिव में डेविड कथ्रोवल ने किया। देखिए, अगर आपने बीएड में अच्छे से पढ़ा है ना तो ये टॉपिक आया है। ठीक है, अनीता हैरोल्ड ने किया था साइकोमोटर पे। देखिए, ब्लूम ने तीनों पे किया, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफर्मेटिव, तीनों पे किया। लेकिन कॉग्निटिव पे किसने किया? ब्लूम और लोरेन ने। साइकोमोटर पे किसने किया? अनीता हैरोल्ड ने। अफर्मेटिव पे किसने किया? डेविड कथ्रोल ने किया। ठीक है, फिर आता है कि कॉग्निटिव के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि क्या कहता है, किस तरीके से हम सीख सकते हैं। कि कॉग्निटिव के 6 स्टेप दिए हैं। पहले ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज़ का, फिर उसको कंप्रीहेंशन में लिखेंगे, ठीक है ना। बोध करेंगे, मतलब पहले नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज़ की, फिर हम उसका बोध करेंगे, फिर हम प्रयोग में लेके आएंगे, फिर हम जैसे ही हम प्रयोग में लेके आएंगे तो विश्लेषण जरूर करेंगे, विश्लेषण करके हम उसका संश्लेषण करेंगे। विश्लेषण क्या होता है? किसी चीज़ को हम कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे। फिर मान लीजिए हम कंप्लीट, मान लीजिए हमने पूरी साइकोलॉजी को पढ़ लिया है, तो हम अब क्या कर रहे हैं? संश्लेषण कर रहे हैं, मतलब उसका संक्षिप्त रूप लेके आ रहे हैं। फिर हम इवेल्युएशन करेंगे। समझ में आया कि क्या था? पहले हम किसी चीज़ का ज्ञान करेंगे, भैया हमें ज्ञान हो गया कि हमने बीएड कर ली तो स्टेट करना है। फिर हमें बोध करेंगे, उस चीज़ को थोड़ा जानेंगे, ठीक है ना, कि हमें अब क्या करना है। फिर हम उसको प्रयोग में लेके आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग में लेके आ रहे हैं भाई, सारे सब्जेक्ट के थ्रू आउट हो रहे हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हम विश्लेषण किया। विश्लेषण जब हमने प्रयोग किया कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमने उनको डिटेल में पढ़ा, तभी हमारा बेसिक क्लियर होगा। डिटेल में पढ़ने के बाद जब एग्जाम आ जाता है तो हम उसका रिवीजन लेते हैं, वो संश्लेषण करते हैं। फिर हम मूल्यांकन लेंगे लास्ट में कि हमारा कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो है मूल्यांकन करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो उन्होंने कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स के 6 स्टेप कौन से थे? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उम्मीद है ये 6 के 6 आपको याद हो गए होंगे। कई बार ये स्टेप में लगाना आ जाता है। पहला कौन सा है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या? कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स। एंडरसन ने इसको रिवाइज किया था 2001 में, इसको रिवाइज कर दिया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था? देखिए, ज्ञान, उसका भी ज्ञान है क्या? इसने ज्ञान किया तो इसने याद किया। ब्लूम ने क्या किया था? ज्ञान, उसने याद करना बताया कि रिमेम्बरिंग, हम कुछ चीज़ों याद करेंगे। फिर बोध, उसने अंडरस्टैंडिंग, याद करेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर इवेल्युएशन करेंगे, फिर क्रिएट, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको ब्लूम का याद हो गया, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब हम एंडरसन का जो 2001 में रिवाइज हो गया था उसका बताते हैं। पहले हम किसी चीज़ को याद करेंगे,
फिर समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करके मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। क्रिएटिव कैसे? देखिए, जैसे सब पहले बच्चा क्या करता है, रट्टे मार के याद करता है, उसको समझ नहीं होती है, नहीं, रट्टे मार के याद करेगा, फिर उस चीज़ों को थोड़ा तर्क वितर्क लगा के समझना कोशिश करेगा, समझ के हम अपनी निजी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करके हम उसको क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, हमने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, और जो सीखा हुआ है उसका हम करेंगे क्रिएटिव, हम उसी से तो ही क्रिएटिविटी करेंगे लाइफ में, है ना। तो याद हो गया, याद करना, समझना, प्रयोग करना, एनालिसिस करना, फिर इवेल्युएशन करना, और फिर हम क्रिएटिविटी करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम हो गए, पहले हम याद करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। देखिए किसी को पेडागोजी बिल्कुल भी, मुझे नहीं आती थी पेडागोजी बिल्कुल भी, जब मैंने शुरू में जब साइकोलॉजी शब्द देखा तो ये सब चीज़ें मेरे ऊपर से जाती थी, और आज देखो कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि पेडागोजी बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आ गई ना, फिर नहीं ज़िंदगी भर आप भूल पाओगे। तो पहले मैंने याद किया, फिर मैंने उसको समझा, फिर अप्लाई किया, एनालिसिस किया, हर एक चीज़ को देखा कि क्या है, कौन क्या कहना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है ये सब। अगर एक बार ये समझ में आपका दिमाग ये चलने लग गया ना कि अब किस तरीके से बच्चों को समझना है, किस तरीके से काम करवाना है, सारी चीज़ें बताए क्या बता रखी है पेडागोजी में, कि आप स्कूल में बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। कि मैंने ना बीएड करने से पहले स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते थे तो मेरा एक अलग ही रवैया था बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन अब बीएड करने के बाद और स्टार्ट करने के बाद तो ये समझ लो कि हमारा रवैया ही चेंज हो गया है बच्चों के प्रति। बच्चे सब सच में ही अनजान होते हैं चीज़ों को लेके। हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसे सोचते कि काम करने वाले बच्चे नहीं होते तो उनको सोचते ये बड़े ढीठ है यार, काम नहीं करते। उनकी एक अलग साइकोलॉजी है, हो सकता है उनको समझो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको सोल्यूशन करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारी सोच बदल जाती है जब हम साइकोलॉजी को पढ़ के निकल के आते हैं, और ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, याद करें, समझें, अप्लाई करें, फिर एनालिसिस करें, फिर इवेल्युएशन होगा, और फिर कुछ क्रिएटिविटी लेके आएंगे। स्टार्ट हो गया तो फिर हम बच्चों को और अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। फिर होता है क्रिएटिविटी। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी की हाईएस्ट लेवल कौन सा है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी करना ही मेन मकसद है ना, कि कुछ नया करना। फिर आता है रिमेम्बरिंग। बस यही बातें मैंने आपको बता दी हैं, ये बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया था। सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनले हॉल। ठीक है, पहला बाल सुधार गृह किसने, कब हुआ था? न्यूयॉर्क 1887 में। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बच्चे की शताब्दी कहने वाले कौन थे? क्रो एंड क्रो। ठीक है, ये कुछ मेन बातें थी जो मैंने बता दी। अब बात करते हैं वंशानुक्रम क्या है। थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसने दी थी? वंशानुक्रम या थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, क्या है ये चीज़ें? हेरिडिटी क्या है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। और हेरिडिटी टॉपिक आपका जैसे इमोशन टॉपिक था, वैसे हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। बीज कोष का सिद्धांत किसने दिया था? या द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। ठीक है, ये क्या है? जो द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे इंसान से इंसान पैदा होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होते दैहिक कोष, एक होते उत्पादक कोष। ठीक है, फिर देखिए सेकंड क्या है? उपार्जित गुणों का आचरण का सिद्धांत। इसमें बीजमैन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो उपार्जित गुण है उनका ट्रांसमिशन संचरण हो, मतलब कि जो गुण माता पिता ने वातावरण से एक्वायर कर रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों में वो गुण आए। ठीक है, ये बीजमैन क्या कहते हैं कि भैया जो गुण हमने समाज से सीखे ना, वो जरूरी नहीं है हमारे बच्चों के अंदर आएंगे। ठीक है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? चूहे की पूंछ काट दी, और फिर चूहे के बच्चे हुए तो उस बच्चों की तो पूंछ थी, तो ये जो चूहे की पूंछ कटी वो क्या होते हैं? फिर उन्हें समाज में आके कटी है ना। तो ये क्या है? पेरेंट्स अंधे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चे भी अंधे होंगे। ठीक है, तो गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे होंगे ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कौन कहता है? बीजमैन ने कहा है। फिर आता है अर्जित गुणों का संचरण। अभी लेमार्क ने कहा है कि भाई अर्जित गुण जो हमने समाज से सीखे हैं वो हम हमारे बच्चों के अंदर आएंगे। ठीक
ठीक है। ये कहते हैं कि कुछ गुण तो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ गुण हमें सोसाइटी से प्राप्त होते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को समायोजित कर लेते हैं। जैसे उन्होंने जिराफ का एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या है, ये किसने दिया था? लेमार्क ने दिया है। फिर डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, कुछ तो उन डिफ़िकल्टियों का सामना कर लेते हैं, लेकिन कुछ उनमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। ये कहते हैं कि यदि आप जीवन के संघर्षों के अकॉर्डिंग खुद को परिवर्तित कर लेते हो तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। अगर नहीं करोगे तो आपकी पीढ़ी क्या होती है? लुप्त हो जाती है। जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे हमारे युवा लोग हैं, संघर्ष, जिंदगी में संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं डिफ़िकल्टीज़ में आके आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो जो सुसाइड कर लेते हैं उनकी पीढ़ी वहीं ख़त्म हो जाती है। और संघर्ष दूसरों की लाइफ में भी उतना ही है। तो कुछ एडजस्ट कर जाते हैं और लाइफ को आगे चला जाते हैं, तो उनकी पीढ़ी बढ़ती है, ठीक है। तो जीवन के संघर्षों से डरना नहीं है। ये संघर्ष आते जाते रहते हैं, समस्याएं हर किसी की लाइफ में, ये हमेशा सोचना है। दूसरे वो इतनी खुशी से हैंडल कर रही है दूसरे, तो आप भी करो ना। दूसरों को मत दिखाओ कि हमारे अंदर क्या तूफान चल रहे हैं। बस जिंदगी को चलते रहना है, अपने काम से काम रखना है। ये ऐसे ही चलनी, ज़्यादा संघर्षों के बारे में सोचेंगे, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोचेंगे तो और ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को एक लय में लगाएं, अपने काम में लगाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स है ना वो पता ही नहीं चलेंगी। तो क्या है, वातावरण में समायोजित होना, परिवर्तित होना ही हमारा जीवन है। फिर आता है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। ये नोयोमेटी का सिद्धांत भी किसने दिया था? गाल्टन ने। थ्योरी ऑफ बायोमेटी भी किसने दिया है? गाल्टन ने। गाल्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं कि बच्चों में माता पिता के गुण आए, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे में दादा दादी नाना नानी के गुण आ जाए। तो गुणों का जो हस्तांतरण है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है गुणों की, वो किस तरीके से होती है? माता पिता के 50% गुण आ जाएंगे, फिर 20% आपके, 25% दादा दादी के आ जाएंगे, फिर उसका भी आधा 12.5% किसके आ जाएंगे? नाना नानी के आ जाएंगे। फिर इस तरीके से आपके और रिलेटिव्स के आते चले जाएंगे, ठीक है। वर्ण संकरता का सिद्धांत मेडल ने दिया था। कहते हैं कि एक ही माता पिता के जन्मे बच्चे समान नहीं होते। कई बार होता है कि लगता ही नहीं है कि तेरा बच्चा है। तो ये होता है मेडल का सिद्धांत कि माता पिता बहुत गोरे होते हैं, बच्चे बिल्कुल काले हो जाएंगे। माता पिता बहुत काले हैं, बच्चे बहुत गोरे हो जाएंगे। ये है, इसने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। किसने किया था? मेडल ने। इंसान में प्रबल जीन और अप्रबल जीन एक्टिव होते हैं। एक होता है एक्टिव जीन, एक होता है इनएक्टिव जीन। गोरे पेरेंट्स के काले बच्चे और काले पेरेंट्स के गोरे बच्चे भी हो सकते हैं। ये किसने दिया था? मेंडल ने। और मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? मटर के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। फिर आता है वंशानुक्रम के नियम। एक होता है समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। देखिए, समानता का नियम क्या होता है? जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उनके जैसे ही होते हैं। हम देखकर ही पहचान लेते हैं कि उनका बच्चा ये किसका बच्चा है, मतलब बच्चों की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलेगी। फिर आता है विभिन्नता का नियम। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के सिमिलर ना हो और देखने में और गुणों में अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग लगे, तो वो क्या हो जाएगा? विभिन्नता का नियम, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। जब आप बच्चा अपने पेरेंट्स के गुणों के बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल ही विपरीत होता है, तो वो क्या हो जाए? लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। फिर आता है बाल पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। मूल शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। ये किसने कहा है? थोर्नडाइक ने कहा है कि मूल शक्तियों का प्रभाव किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर पड़ता है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे शरीर के लक्षण होते हैं माता पिता के, वैसे ही बच्चों के भी होते हैं। तो ये किसने कहा था? कार्ल पियरमैन ने किया था, पियर्सन ने कहा था, ठीक है। प्रजाति की श्रेष्ठता, ये किसने कहा है? क्लीनबर्ग ने कहा है। व्यावसायिक योग्यता, कैटल ने कहा है। सामाजिक स्थिति, जब हमारी मतलब सामाजिक स्टेटस कैसा है हमारा, वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। व्यावसायिक योग्यता बिल्कुल पड़ेगा, ये कैटल ने कहा है, ये विंसप ने कहा है। चरित्र का प्रभाव डगडेल ने कहा है। महानता का प्रभाव गाल्टन ने कहा है। वातावरण का प्रभाव, जो वातावरण मतलब जो एनवायरमेंट है, वो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक कौन सा है? जो गर्भावस्था के दौरान
माँ के पेट में जो हमें माहौल मिलता है कि माँ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, किस तरीके के समाज में इंटरेक्शन कर रही है, वो प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। बच्चे के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, गर्भावस्था का प्रभाव। एक्सटर्नल प्रभाव वो अपने आप ही है। जब समाज के अंदर आता है बच्चा और जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है वो क्या है, जैसे समाज के संपर्क में आएगा जो भी कुछ सीखेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लासेस कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि मैं क्लास लेते टाइम भूल जाती हूँ कि भैया मैं रिकॉर्ड क्लास ले रही हूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेरे लिए एक आधा कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आपको समझ में आ रही है। तभी मन करता है कि भाई हम आगे क्लास बनाएं। अगर कोई कमेंट ही नहीं आएगा, मुझे लगेगा ही नहीं। पता है मुझे कि क्लासेस देखी जा रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्लासेस का टाइमिंग कंप्लीट दिख रहा है, तो लग रहा है कि बच्चे कंप्लीट क्लासेस को देख रहे हैं। तो फिर तुम इतने स्वार्थी मत बना करोगे, टीचर के प्रति भी थोड़ी सी फेथफुल रखा करो, ठीक है। एक कमेंट कर दिया करो कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लगे कि शेयर करनी है तो शेयर भी कर दिया करो। दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी ऊपर वाला करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक और देख लीजिए। देखिए ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। इसमें पता क्या क्यों करवा रही है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, सोशल दे रखा है, ठीक है ना, कि हम एनवायरनमेंट में किस तरीके से जिएंगे, समाज में हम किस तरीके से जिएंगे। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दे रखा है ना टॉपिक में, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या कहता है भैया, इसमें ब्रेनर कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो वातावरण से सीखता है, ठीक है। इस सिद्धांत का नया नाम क्या है, बायोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। इसमें कहता है बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है, बस 2 ही मिनट का है, ठीक है ना। बच्चा सबसे जन्म लेता है तो वो क्या आता है, सूक्ष्म तंत्र में होता है, लघु तंत्र में, ठीक है, माइक्रो सिस्टम में। और अब तक ये क्वेश्चन आया है, हमेशा सीटेट में भी आया है और एस्टेट में भी आया है इससे रिलेटेड टॉपिक। चाइल्ड, जब बच्चा जन्म लेता है लघु तंत्र में होता है, सूक्ष्म तंत्र सबसे छोटे तंत्र में होता है ना, जब ज़्यादा लोगों को जानता नहीं है, बिल्कुल पेरेंट्स को जानता है, माता पिता मतलब अपने घर वालों को ही जानता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, सेकंड में आता है तो मध्य मंडल में आ जाता है, मीजो मंडल में। और मीजो मंडल में क्या आता है, देखिए पहले नाम देख लीजिए, सूक्ष्म तंत्र, फिर सेकंड, फिर मध्य मंडल, फिर एक्सो सिस्टम बाह्य मंडल, फिर वृत्त मंडल, और फिर आ जाता है ग्रह घटक मंडल, ठीक है। सूक्ष्म देखो इंग्लिश में अच्छे याद होगा, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। देखो माइक्रो बिल्कुल छोटा सूक्ष्म में, और मैक्सो मीजो मध्य मंडल हो जाता है, एक्सो आपका बाह्य मंडल हो जाता है, मैक्रो सिस्टम आपका वर्त मंडल हो जाता है, क्रोनो आपका घटक मंडल हो जाता है। अब थोड़ा एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। फर्स्ट कौन सा, इसने 5 लेयर बताई है, सेंटर चाइल्ड को सेंटर में रख के 5 लेयर बताई है। सूक्ष्म तंत्र क्या होता है, पहली लेयर बच्चे पर उसकी फैमिली की होती है। इस लेयर में बच्चों को जो सिखाया जाता है वैसा ही वह सीखता है, ठीक है। रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, इसमें बायो डायरेक्शनल रिश्ते होते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली हो गई, माता पिता, भाई बहन, ग्रुप, नियर मेंबर्स, सारे स्कूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सूक्ष्म तंत्र में आ जाएंगे। सेकंड है मीजो सिस्टम में मध्य मंडल में आ गया। फर्स्ट सिस्टम में जो रिलेशन है वह उनको आगे बढ़ाता है, जैसे स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनको आगे बढ़ाता है, ग्रुप से उनको थोड़ा आगे बढ़ा जाता है, बच्चे अपनी फैमिली में एडजस्ट कैसे करता है, इससे कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें बच्चों के मित्र, टीचर आदि के साथ फैमिली भी इंक्लूड हो जाती है। शुरू में क्या होता है कि जो सूक्ष्म तंत्र है उसमें बच्चे के पेरेंट्स आगे, घर के आगे, दोस्त आगे और स्कूल आ गया। दूसरे सिस्टम में क्या आता है कि देखो क्या होता है कि बच्चे के जो टीचर होते हैं, बच्चे के दोस्ती का ग्रुप आगे बढ़ जाता है, स्कूल के टीचरों के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और टीचर्स की कनेक्टिविटी पेरेंट्स के साथ बढ़ जाती है। तो देखो आया ना, थोड़ा सा सिस्टम आगे बढ़ गया है कि पेरेंट्स जो है बच्चों के टीचर को जानने लगे हैं, कि आपस में बातें करते हैं, कि बच्चों की एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं। थर्ड सिस्टम क्या होता है, इसमें जो चीज़ें डायरेक्टली सामने नहीं होती है उसे इफ़ेक्ट करती है, जो हमारे सामने तो नहीं होते लेकिन हमें इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे देखिए अब जो भी सिस्टम है सरकार का, वो कुछ भी चेंज करता है, वो हमारे सामने तो नहीं है लेकिन हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट्स निकलना होता है, उनके ऊपर जो केस चल रहे होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं लेकिन हमारे सामने नहीं है। तो ये क्या है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट हो गया, स्कूल मैनेजमेंट को बच्चे नहीं जानते लेकिन स्कूल में जो भी नियम लागू होंगे वो बच्चे के ऊपर लागू होंगे, बच्चे को इफेक्ट करेंगे।
फिर आता है मैक्रो सिस्टम, ब्रेथ मेंटल। इसमें बच्चे को सोसाइटी का, कल्चर का इफेक्ट होता है, जैसे समाज, देश, नीतियाँ, बाहर का सब कुछ बच्चे को इफेक्ट करती हैं और ये समय के साथ चेंज भी होती रहती है। ठीक है, अब क्या करता है, फोर्थ में क्या होता है कि माइक्रो में आ जाए। अब समाज के, कल्चर में जो रीति रिवाज हैं वो सारे के सारे बच्चे को इफेक्ट करेंगे। फिर आता है क्रोनो घटक। क्रोनो घटक के टाइम के अकॉर्डिंग सोच चेंज होती रहती है और सोसाइटी या वातावरण के साथ रिलेट करके जो सोच बनाते हैं वह लेयर उस लेयर में आते हैं। अब ये क्रोनो में क्या आता है कि जो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वहाँ पे बच्चा अपनी सोच खुद बनाने लग जाता है और खुद के अनुसार अपने जीवन को सोचता है। ट्रेडिशनल को छोड़कर मॉडर्न को अपना रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से परिवर्तन आ रही है। तो यहाँ से क्या है, इसमें एज का कोई रोल नहीं है और बायोलॉजिकल के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ घटक के बारे में बात हुई है। ठीक है ना, कि घटक कौन से क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए अभिप्रेरणा। कोई बात या कोई चीज जो इंसान को आगे बढ़ाती है, प्रेरित करती है, वो क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है, प्रेरणा होती है। ठीक है ना, देखिए प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा लक्ष्य केंद्रित नहीं होती है और अभिप्रेरणा क्या होती है, लक्ष्य केंद्रित होती है। जैसे अब हमारा टारगेट है स्टेट को पास करना है, ठीक है ना, तो ये हमारा लक्ष्य केंद्रित है, हम प्रेरित हो रहे हैं कि क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम दिख रहा है। प्रेरणा क्या होती है कि हाँ, ये लक्ष्य केंद्रित नहीं होती। कुछ लोग देखो पूरी जिंदगी में ही उत्साहित रहते हैं, ये खुद से ही प्रेरित होते रहते हैं, तो ये क्या है, लक्ष्य केंद्रित नहीं होती है। प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द के मोटम से बना है, टू मूव, आगे बढ़ना। मोटिव, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक होता है इंटरनली, एक होता है बाह्य। इंटरनली क्या होता है भैया, कि जो हम खुद से ही मोटिवेट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी तो किसी से पूछेंगे क्या, हम अपने आप खाएंगे। जैसे इसमें बालक अपने आप अपनी इच्छा से कार्य करता है और अपने अंदर से जो मोटिव होता है इस कार्य को करने में उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होगी, इसमें बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है, जैसे प्रशंसा पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, निंदा, दंड, सहयोग, नवीनता आदि की वजह से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बस इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करें। दंड पुरस्कार कैसे, बाह्य है, कृत्रिम है, बाह्य भी प्रेरणा है, बिल्कुल बाह्य है। ठीक है, फिर आता है इंसान में रुचि, अभिरुचि में, ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अभिप्रेरणा होती है। बिल्कुल रुचि ये आपकी मेंटली होती है कि आपकी रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है। ठीक है, अभिप्रेरणा का चक्कर और देख लीजिए। क्यों, सबसे पहले हम एक गोल बनाएंगे, गोल बनाने के बाद हम उसको प्रोत्साहन करेंगे। गोल बनाने के बाद हम ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम कहीं पे हमें जाना है तो उसके लिए हमें ड्राइव करना होगा। ड्राइव करने के लिए फिर हमें मोटिवेट होना पड़ेगा। फिर हमें जो आवश्यकता है, देखिएगा ये क्या है भैया, मैं भी पजल होगी। सबसे पहले हमें कहीं जाने के लिए गोल करना है, ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड, फिर हम ड्राइव करेंगे, फिर इंस्पायर होंगे, इंसेंटिव करेंगे, फिर गोल करेंगे। ये पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है किसकी, स्टेट पास करने की। तो हम अब ड्राइव कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मोटिवेट होते रहेंगे तो कंटिन्यू काम करेंगे, मोटिवेशन से काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्लियर। फिर कुछ बातें देख लीजिए। समायोजन, देखिए बच्चों में समायोजन होने के में बहुत सारी समस्याएं आती है। समायोजन क्या होता है कि हम समाज के साथ समायोजित कर लेते हैं तो समायोजन हो जाएगा। एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, हर इंसान एडजस्टमेंट ही करता है, ठीक है ना। तो एक होता है द्वंद्व, भंगना, तनाव, दबाव, दुश्चिंता। देखिए एक होता है द्वंद्व क्या होता है कि कोई दो चीज़ें होती हैं और हम उनके दो चीज़ों के उनमें से एक को चुनना होता है। जैसे दो एग्जाम पास हो गई और उनमें से हमें कौन से में हमें जाना है, तो ये क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर द्वंद्व, लड़ाई होती रहती है। फिर होता है फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जब कोई खास इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है तो उस स्थिति में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर तनाव, टेंशन में क्या होता है कि कई बार क्या हमारे ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, कई बार कितना सिलेबस पास करना है, कंप्लीट करना है, तो ये क्या है, हमारे ऊपर दबाव है और दबाव में कभी काम नहीं होता है। ये होता है स्ट्रेस, ठीक है ना। ये टेंशन क्या होता है, जब आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग तैयार नहीं होते हैं। जैसे पेपर है और रोल नंबर टेस्ट नहीं हुआ है तो आप टेंशन में आ गए हो, है ना, तो ये क्या है, आपका टेंशन है। और दबाव क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है और हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेस, और स्ट्रेस में हम और भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना होता है उतना कंप्लीट कर लो। दुश्चिंता क्या होती है, एग्जाइटी मतलब हम
एग्जाइटी क्या होती है? चिंता, कि हम पास्ट और प्रेजेंट की चिंता को लेकर के हम जो स्थिति बनी होती है ना, उसको बोलते हैं एग्जाइटी। ठीक है, जो मन में डर होता है। एग्जाइटी ये भी होती है कि भैया हम कहीं पास ना हो, कहीं फेल हो गए तो क्या होगा, कि फ्यूचर की, प्रेजेंट की, पास्ट की जो चीज़ों को लेकर के हम परेशान होते हैं ना, वो होती है चिंता। ठीक है, बस ये छोटी सी बातें थी, मुझे लगा कि ये बता दें। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे ऊपर समस्याएं आ रही है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एग्जाइटी में है, तो एस्माइजन होगा। एस्माइजन होगा तो उस स्थिति के उपाय क्या है? उपाय ये है भैया, हम पलायन कर जाएंगे। जो भी स्थिति आपको परेशान कर रही है, तो उस स्थिति से हम भाग जाएंगे। तो उस स्थिति से बाहर निकल गए। भैया टेस्ट पास नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, अब हम टेस्ट ही नहीं देंगे। तो क्या है? हम पलायन कर गए। ठीक है, औचित्य स्थापित करना। आप अपनी बात को किसी तरीके से प्रूव करेंगे, बाई हुक या कुक अपनी ही बात को सही ठहराएंगे, वो क्या हो जाएगा? औचित्य। ये भी हमारी, हम समायोजित हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रक्षेपण क्या होता है? किसी भी चीज़ को या अपनी कमियों या दूसरों दोष को दूसरों पे थोप देंगे। ठीक है, जैसे परीक्षा देने गई, तो ये क्या करते हैं कि एक बच्चा परीक्षा देने गया और वह परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो वह कहता है कि प्रश्न पत्र ही ऐसा आया था, मतलब एग्जाम ऐसा आया था, बाहर से एग्जाम आया था। ये खुद के ऊपर नहीं आने देते। ठीक है, प्रक्षेपण क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर थोप देते हैं। ठीक है ना। एक बालक ने बीएड एंट्रेंस के फॉर्म भरे और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वह कहता है कि टीचर बनने में क्या रखा है, तो वह अपना समायोजन को किस प्रकार प्रयोग करता है कि औचित्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, एक होता है तदात्मीकरण। तदात्मीकरण क्या कहता है कि हम अपनी असफलता को उसी क्षेत्र से जुड़े किसी बड़े इंसान से जोड़ देते हैं। असफलता को क्यों? क्योंकि क्या, देखो क्या कहते हैं कि हम, उसने भी ऐसा किया था। जैसे सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल था और वो क्रिकेटर बन गया, तो उसने, वो क्या सोचता है कि हम फेल हो गए हैं तो हम भी सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। तो अपनी जो पहचान है ना, हम किसी और से रिलेट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हम समायोजित, हम बस खुश हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है अनसेफ 2005। लास्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा रह गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 विद्यालय जीवन का नवीनतम, सबसे नवीनतम दस्तावेज है। 2005 के बाद कोई नवीनतम दस्तावेज अनसेफ नहीं आया है। अनसेफ बनाने के लिए कमेटी में 35 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 35 थे। डॉक्टर यशपाल कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अनसेफ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। इसमें 20 सुझाव दिए गए थे, 5 सिद्धांत दिए गए थे या 5 मार्गदर्शक सुझाव दिए गए थे। 5 मार्गदर्शक सुझाव कौन से थे? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, पढ़ाई रटने की नहीं होनी चाहिए, रटने से मुक्त होनी चाहिए, पाठ्यचर्या के अलावा बच्चों को चहुमुखी विकास होना चाहिए, परीक्षा को लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ा जाए। लचीला क्या होता है कि हर एक बच्चा हार्ड चीज़ नहीं कर सकता, हर एक बच्चा आसान चीज़ों में बोर हो जाता है, तो ऐसा बनाओ कि बच्चे एडजस्ट कर जाए। बच्चे को प्रजातांत्रिक, राष्ट्रीय चिंताएं, मोरल वैल्यू सिखाना चाहिए, बच्चों में देशभक्ति लानी चाहिए। ठीक है, तो ये थे इसके 5 सिद्धांत। अब अनसेफ का प्रमुख सूत्र कौन सा था? मेन मोटिव था लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों के ऊपर बोझ मत बनाओ किताबों को। अनसेफ रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से लिया गया है, सभ्यता और प्रगति निबंध से। अनसेफ में सुविधा, जो टीचर है उसको फैसिलिटेटर कहा गया है, सुविधादाता कहा गया है। सिर्फ सुविधा दे सकता है टीचर, जो है बच्चों को जो जरूरत है वो बता सकता है। ठीक है, अनसेफ ने त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया है, हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग। अनसेफ 2005 की प्रमुख बातें हैं, विद्यालय कार्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया है, शिक्षण के विभिन्न शिक्षा सूत्रों का प्रयोग किया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मोटी किताबों के बजाय मातृभाषा को महत्व दिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजन होने की बजाय संस्कृति को सिखाना है। बच्चे काफ़ी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभव, जिज्ञासाओं को कक्षा में लाया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, तो उन्हें पाठ्यचर्या में अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जाएगा। मतलब कहना चाहता है कि समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अगर हम किताबों को, पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को, कैरिकुलम्स को अगर बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, सोशल हो पाएंगे। तो ये थी हमारी क्लास सेकंड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लासेज आपने देख ली, तो भी क्या, आपके 20+ क्वेश्चंस आपके आराम से ठीक हो जाएंगे। ये तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 20+ तो सबके ही हो जाएंगे। अगर आपने कंप्लीट 26 क्लासेज को देख लिया, तो 25+ आपके कहीं जाने वाले नहीं है।
ये देखिए ये टॉपिक भी आपका ऐड किया गया है कि ये क्या है। ये है आपका सहायक शिक्षण सामग्री, क्या है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का महत्व क्या है देखिएगा। एक अध्यापक अपने शिक्षण को सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उसको हम शिक्षण सामग्री कहते हैं। इससे ज्ञान को प्रभावी बना सकते हैं। इसके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझाया जा सकता है। इनके उपयोग से शिक्षा की अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बना सकते हैं, बच्चे एक्टिव रह सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और नीरसता खत्म हो जाती है। ये कौन से हैं देखिए, दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री और सहायक क्रियाएं। सहायक सामग्री कौन सी है। ठीक है, तो दृश्य सर्वे सामग्री कौन सी होती है, जैसे आपने टीवी देख लिया, आप टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, जैसे आप जिसको आप देख भी सको और सुन भी सको, जिसको आप सिर्फ सुन सकते हो, जैसे आपका रेडियो हो गया। ठीक है, जैसे सर्वे सामग्री से आपका प्रोजेक्टर हो गया, दृश्य सामग्री प्रोजेक्टर हो गया। अन्य सामग्री जैसे चौक हो गया, बोर्ड हो गया, बुक हो गई, ये क्या है, क्रिया सहायक सामग्री है। क्लियर। जैसे देखिए दृश्य सामग्री आपकी कौन सी होगी, सैमपट हो गया जिससे आप देख सकते हो, पैक बोर्ड हो गया, मॉडल, नमूने, चार्ट, ग्राफ, छायाचित्र, मैजिक लालटेन, है ना, एडिडास्कोप, स्लाइड्स, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, कठपुतलियाँ, कार्टून, रेखाचित्र, चित्र, फ्लिप बुक, एपिक्सकोप और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे किसमें हैं आपके सर्वे सामग्री में। फिर आता है आपका दृश्य सामग्री है। सर्वे सामग्री में रेडियो, ग्रामोफोन, भाषा प्रयोगशाला, टैप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन और टेलीफोन वार्ता, ये सारे आपके क्या है, सर्वे सामग्री। ठीक है, फिर आता है दृश्य सर्वे सामग्री, टेलीविजन, वीडियो टेप, सिनेमा, मोबाइल, टेलीग्राम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ड्रामा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, CCTV और कंप्यूटर, ये क्या है आपके दृश्य सर्वे सामग्री। क्रिया सहायक कौन सी है आपकी, भ्रमण करना, सहायक क्रियाएं मतलब सहायक ऐसा काम करवा दो आप जिससे आप अच्छे से सीख जाओ। मुद्रित सामग्री, ध्वनि के साथ प्रदर्शन करना, प्रयोग करना, प्रयोजना करना, अभिक्रमित अनुदेशन, ये सारे के सारे क्या है आपके क्रिया सहायक सामग्री। फिर आता है शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, कौन से माध्यम से आप शिक्षा को दे सकते हो। देखो ये कौन सा है, देखिए ज्ञात से अज्ञात की और जो हम जानते हैं उनसे हम उन चीज़ों की तरफ चले जाएंगे जो कि हम जानते नहीं हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात कंप्लीट डिटेल में करवा रखा है, तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, सिर्फ नाम बता दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य तक, संपूर्ण से भाग तक, मनोविज्ञान से तार्किक तक, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निबंध, अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य, अनुभवजन्य से तर्कसंगत और अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये सारे के सारे क्या है, सूत्र हैं जिनके माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। अभी देखिए शिक्षा के सत्र कौन से हैं, स्मृति सत्र, बौद्धिक सत्र और चिंतन सत्र। स्मृति सत्र कौन सा है, जिनको हम रट के याद करते हैं, स्मृति सत्र। बौद्धिक सत्र हम बुद्धि से यूज करते हैं, जैसे आपका कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे तर्क वितर्क से आप सीखते हो, बौद्धिक सत्र हो जाएगा। चिंतन सत्र जब हम सोच समझ के जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हो जाएगा आपका चिंतन सत्र। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा भी नहीं सोच पाते हैं हम, है ना, और बिल्कुल रट के भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता, तो सबसे बेस्ट लेवल होता है आपका तर्क वितर्क अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु कि शिक्षा कितनी है, शिक्षा द्विध्रुवीय है और एडम्स ने बोला है कि 2 ध्रुवीय है, टीचर और बच्चे 2 ध्रुवीय, और जॉन डेवी और राय बैरन ने कहा कि त्रिध्रुवीय है, 3 ध्रुव की है। आपके टीचर होगा, अध्यापक विद्यार्थी होगा और पाठ्य पुस्तक होगी। ठीक है ना। एक बात मुझे याद आ गई है भैया कि मैंने ऐसे बोला ना कि 3 है, अध्यापक और टीचर, तो एक बार खट्टर ने क्या बोला था कि भाई टीचर की वैकेंसी बहुत है लेकिन अध्यापक की वैकेंसी नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल बना था, तो टंग स्लिप हो जाती है कई बार, तो इतना भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये मैं भी बोल गई थी कि अभी ये भैया 3 ध्रुवीय है, कौन सी, विद्यार्थी, अध्यापक और पाठ्यपुस्तक। क्लियर। ओके, अब अध्यापक जो आधुनिक शिक्षा है वो कैसी है, एक है निरकुंशवादी, प्रजातांत्रिक और बिना हस्तक्षेप की। अब हम बात करेंगे शिक्षण की विधियां कौन सी। शिक्षण की विधियां देख लीजिए। प्रभुत्ववादी नीतियां कौन सी है शिक्षण के अंदर। प्रभुत्ववादी मतलब एक टीचर ही वो होना चाहिए,
ठीक है ना। और देखिए प्रदर्शन विधि ना ये भी टीचर की ही है, ये ध्यान रखना कि प्रदर्शन कई बार क्या दिमाग में आएगा कि बच्चे करेंगे, नहीं। प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल विधि, अभिक्रमिक अनुदेशन, व्याख्यान टीचर करेगा, शिक्षक और प्रकरण केंद्रित होती है, शिक्षक और प्रकरण केंद्रित होती है। व्याख्यान विधि भी प्रभुत्ववादी होती है। प्रदर्शन विधि और ट्यूटोरियल और अभिक्रमिक अनुदेशन ये सारे किसमें है, प्रभुत्व नीति। फिर आता है जनतांत्रिक नीतियाँ। इसमें जनतांत्रिक नीति जो होती है वो छात्र केंद्रित होती है, इसमें चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। तो क्या होता है कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फिर डिस्कवरी लर्निंग, खोजेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, ड्रिल मतलब अभ्यास करेंगे, तो ये भी क्या है आपकी छात्र संबंधी हो जाएगी। क्लियर। देखिए इसके ना जनतांत्रिक लोकतांत्रिक विधियों में आपकी इंपॉर्टेंट विधियों के नाम देख लीजिएगा। एक है आगमन विधि, फ्रांसीसी बेकन ने दी थी ये आगमन विधि, ठीक है। आपको पता है पहले उदाहरण देंगे फिर उसके बाद नियम पे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, उदाहरण के द्वारा आपको सिखाया जाता है, इंडक्टिव मेथड जो होता है। फिर आता है इसकी आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चले जाते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण या गतिविधियां देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, सामान्यीकरण करेंगे और फिर आप क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे, एप्लीकेशन करोगे, ठीक है ना। गुण क्या होते हैं, यह तर्क विधि तार्किक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी है, यह विधि करके सीखने पर आधारित है, यह विधि छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करती है। अवगुण क्या है, लंबी और अधिक समय वाली है, ठीक है। फिर आता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन में क्या होता है, जब हम सोच समझ के एकत्रित करते हैं, कुछ इकट्ठे करते हैं डाटा को। मस्तिष्क उद्वेलन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक समूह अपने आप विचारों को एकत्रित करके एक विशिष्ट समस्या के समाधान को खोज करता है, उसको हम मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं। इसने कौन है प्रतिपादक, एलेक्स ओसबोर्न जो है इसके प्रतिपादक है, ठीक है। मस्तिष्क उद्वेलन हो सकता है किसी व्यक्तिगत, खुद इंसान इंडिविजुअल भी करेगा और ग्रुप में भी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि चिंतन, सोचने समझने की प्रक्रिया बढ़ती है, लेकिन समय इसमें भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर है आपकी प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि या योजना विधि। ये जॉन डीवी या किलपैट्रिक ने दी थी, ठीक है। जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, ठीक है। तो ये किसने दी थी, प्रोजेक्ट विधि बोल दो, प्रयोजना विधि बोल दो या फिर योजना विधि बोल दो, ठीक है। मुझे बताओ और मैं भूल जाता हूँ, मुझे बताओ और मैं भूल जाता हूँ, मुझे सिखाओ और मैं याद करता हूँ, मुझे शामिल करो और मैं सीखना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, बेंजामिन ने कहा था, ठीक है। यह कहावत पूरी तरह से प्रयोजना कार्य के द्वारा को दर्शाया गया है। बस इसने ही याद रख लो भैया कि ये किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। योजना पद्धति के सिद्धांत कौन से हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक परिवेश का सिद्धांत और स्वदेश्य का सिद्धांत, ठीक है। इसमें आप किस किस तरीके से कर सकते हो, कलात्मक परियोजना कर सकते हो, समस्यात्मक परियोजना कर सकते हो। आप मान लीजिए समाज के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। फिर अभ्यास परियोजना कर सकते हो, चित्र बना सकते हो, रेखा चित्र बना सकते हो, सभी। परियोजना के सोपान क्या है, परिस्थिति को उत्पन्न करना, फिर योजना का चयन करना, फिर परियोजना की तैयारी और योजना बनाना, फिर उसको काम में लगाना, फिर मूल्यांकन करना और फिर रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर आता है प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी थी, सुकरात ने दी थी। प्रश्नोत्तरी विधि दी थी आपकी सुकरात ने। समस्या समाधान विधि दी थी जॉन डीवी ने। समस्या समाधान विधि के सोपान क्या है, समस्या की पहचान करना, कल्पना का निर्माण करना, प्रयोग द्वारा परीक्षण करना, विश्लेषण करना और समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। फिर प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि समस्या के समाधान में मूल और कच्चे डेटा को क्या करना है, निरीक्षित करना है। आप गणित में, भौतिकी में, जीव विज्ञान में और इन मतलब आप क्या करते हो, प्रयोगशाला कहाँ पे होती है भैया, प्रैक्टिकल जहाँ पे की जाती है वही है। प्रयोगशाला विधि के उद्देश्य क्या है, बच्चों को डायरेक्ट दिखाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना, वो होता है, ठीक है। फिर आता है ह्यूरिस्टिक विधि। अन्वेषण विधि किसने दी थी, हेनवर एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि दी थी, ठीक है। बस इसमें खोज विधि भी बोल सकते हैं। फिर आता है खेल विधि, परीक्षण शिक्षण विधियाँ कौन से, फ्रोबेल ने दी थी ये खेल विधि। खेल विधि किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी, ठीक है। एक मिनट, अब कुछ विधियां हैं वो देख लिए। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी आपकी, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी, ये खेल विधि से रिलेटेड है। मॉन्टेंसरी विधि मॉन्टेंसरी ने दी थी। समाज मिति मोरोना ने, जीएल मोरोना ने दी थी। प्रोजेक्ट विधि आपकी हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी। अच्छा जी,
फिर आता है कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक या व्यवहार्यता का दर्शन, जो डीवी ने दिया था। ह्यूरिस्टिक विधि आपकी एडमंड आर्मस्ट्रांग ने दी थी। पर्यटन विधि आपकी हेनरी ने दी थी। और शाखा अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन एक क्राउडर ने दी थी। और बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी। रेखीय बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि BF स्किनर ने दी थी। और इकाई उपागम आपका मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको बोरिंग लगे चाहे ना लगे, ये चीज़ें याद कर लेना है। ठीक है, किसने कौन सी विधि दी थी, ये सीटेट में भी आता है। और अब की बार सीटेट इक्विवेलेंट कर रखा है एस्टेट के, तो ये टॉपिक्स आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे डकराली विधि डकराली ने दी थी, देख ना कहीं तो नाम से ही है। ठीक है, ब्रेल विधि लुइस ब्रेल ने दी थी। प्रक्रिया विधि जो जॉन कोमेनियस ने दी थी। संवाद विधि प्लेटो ने दी थी। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दी थी, ये लीथ एकिसन, रॉबर्ट बुश और डी एलन ने दी थी। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। डाल्टन विधि किसने दी थी, हेलन ने दी थी। मूल्यांकन विधि JM राइस ने दी थी। और खेल का प्रत्याशित विधि गाल ग्रूश ने दी थी। संकल्पना मानचित्र किसने दी थी, जोसेफ डी नोवाक ने दी थी। और मैथमेटिक्स अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन गिलबर्ट ने दिया था। और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसने दी थी, डेजी मार्विल जोन ने दी थी। ठीक है, ओके, आज का लास्ट टॉपिक है भैया, क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। 6 स्टेप कितने होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, 36 मिनट होती है। ठीक है, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर प्लानिंग करके आपको प्लानिंग करने में 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा, 12 मिनट का। फिर 6 मिनट आप पढ़ाओगे, फिर 6 मिनट आपको फीडबैक दी जाएगी, फिर 12 मिनट फिर से रीप्लान करोगे, और फिर से 6 मिनट आपको रीटीचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 12 12 और 6 36 हो गया ना। ये टोटल कितना है आपका, 6 6 12 12 और 12 3 36 हो गया ना। ये 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट है। 6 मिनट की प्लानिंग, 6 मिनट पढ़ाया, 6 मिनट फीडबैक, फिर से 6 मिनट की 12 मिनट की प्लानिंग करोगे, और फिर से आपको रीटीचिंग करना पड़ेगा। ये है आपका माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या करना पड़ता है भैया, पहले स्टेप में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, पहले दिन मेक 2 आवर्स, मतलब 1 दिन भी लग सकता है, या फिर आप प्लानिंग करोगे, सूक्ष्म प्लानिंग। ठीक है ना, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा वो आप देखो। सेकेंड स्टेप में 6 मिनट लगेंगे, टीचिंग आप करोगे 6 मिनट की। आपको फिर बच्चे पुष्टि, आप बीएड की बात है ये, बीएड में आप क्या करते हो, स्कूल के आप ही के क्लास के बच्चे होंगे 5-10, उन्हीं से फिर उन्हीं को पढ़ाओगे, फिर वो आपको फीडबैक देंगे, फिर से आप प्लानिंग करोगे कितने मिनट, 12 मिनट। ठीक है, फिर आप 6 मिनट फिर पढ़ाओगे, फिर आपको फिर से फीडबैक मिलेगी। क्लियर, तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण। और क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना। सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, एक भी टॉपिक आपका रहा नहीं है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।